महाराष्ट्र में अचानक आई सियासी जलजले ने राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब कहा यह जा रहा है कि इसकी भूमिका पहले से ही तैयार की जा रही थी, लेकिन ज्यादा नहीं, 1 महीने पहले तक उद्धव ठाकरे की सरकार आराम से चल रही थी और इसके गिरने का अंदेशा दूर दूर तक नहीं था। सरकार के पास 153 विधायकों का समर्थन था। बावजूद इसके अचानक बगावत का तूफान आ गया और देखते ही देखते एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को घुटने पर ला दिया। बगावत से न केवल उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, बल्कि 2/3 विधायक भी विरोधी खेमे में चले गए। जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और विश्वास मत हुआ तो सही नंबर भी सामने आ गए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने सभी 55 शिवसेना के विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था। भाजपा के राहुल नार्वेकर के पक्ष में 164 वोट पड़े, वहीं ठाकरे के राजन साल्वी के पक्ष में केवल 16 वोट ही पड़े। हो गया है कि विश्वास मत के दौरान तो हद हो गई। उद्धव ठाकरे के पक्ष में सिर्फ 99 वोट आए और इस दौरान उद्धव ठाकरे के एक करीबी विधायक ने भी पाला बदल दिया। शिंदे गुट, जो कि खुद को शिवसेना बाला साहब कह रहा है, उसके पास 40 विधायक हैं। उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा जब उनके विश्वास पात्र माने जाने वाले संतोष बांगर भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। वह कलमनूरी से विधायक हैं। विधानसभा में ट्रस्ट वोट के समय वह शिंदे गुट में थे। अब उद्धव गुट की संख्या केवल 15 रह गई। 15 विधायकों में से आधे मुंबई के विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं। मतलब कि पूरे महाराष्ट्र से एक तरह से उद्धव ठाकरे का सफाया हो गया। ठाकरे के पास जो विधायक हैं उनमें आदित्य ठाकरे, अजय विनायक चौधरी, प्रकाश वैकुंठ फोटेरपेकर, रमेश गजानन कोरगांवकर, रमेश लातके, राउत सुनील राजाराम और दत्ताराम वायकर हैं। वहीं शिंदे गुट के पास पूरे महाराष्ट्र से विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जहां तक जाकर विपक्षी पार्टियों की सोच खत्म हो जाती है, प्रधानमंत्री मोदी उसके आगे की सोचते हैं। यह ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे सच्चाई भी है। अब हैदराबाद में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ही कुछ कर दिया, जिससे पूरे विपक्षी कुनबे में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के नेताओं को पसमानदा मुस्लिमों पर काम करने की सलाह देकर बड़ी हलचल मचा दी। ये वही पसमानदा मुस्लिम हैं जिनकी मुसलमानों में करीब 80% आबादी है और यही तबका मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़ा और वंचित है। यही तबका ममता बनर्जी से लेकर लालू प्रसाद तक, अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक का वोट बैंक है। इन सब की सियासत इनके भरोसे ही परवान चढ़ती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का इरादा जाहिर कर दिया है, तो जाहिर है कि भाजपा के पास इसका रोड मैप भी होगा और पूरी योजना भी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात की वो यूं ही नहीं की थी। इसके पीछे पार्टी की पूरी रिसर्च रही है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य के पीछे 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की पूरी रिपोर्ट थी। ये रिपोर्ट बताती है कि पसमानदा समाज के 8 से 10% गरीब मुसलमानों ने भाजपा को उसकी लाभार्थी योजनाओं के चलते वोट दिया है। लाभार्थी वोटरों में इस समाज के करीब 20 से 25% लोग शामिल हैं। आर्थिक रूप से गरीब और शिक्षा के मामले में भी काफी पीछे रहने वाले पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी फोकस कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिनमें से 30 पसमानदा समाज से आते हैं। पसमानदा समाज के लोग खुद को उन 15% मुसलमानों के मुकाबिल देखना चाहते हैं, जो सियासत में मुसलमानों के रहनुमा बनने की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि हर धर्म और समुदाय के पिछड़े और वंचित लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री की इस बात से विपक्षी दलों की पेशानी पर चिंता की लकीरें आ सकती हैं, खासतौर पर यूपी और बिहार जैसे राज्यों से, जहां वोटों का धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है। विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ खासतौर से इन वोटों का इस्तेमाल करते हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी का कहना है कि हमारे समाज में ज्यादातर लोग दस्तकार और कारीगर हैं, रोज कमाते हैं और घर का खर्च चलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हमें सपने दिखाए, वोट लिया, मगर चुनाव के वक्त किए गए वादों को भूल गए। जबकि केंद्र और यूपी की भाजपा सरकारों ने जो योजनाएं चलाई उसमें बिना जाति धर्म देखे सबको लाभ दिया। इसीलिए 2022 में हमारे लोगों ने भाजपा को वोट दिया। राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का सीधा लाभ हमारे तबके के लोगों को मिला। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था,
पसमानदा समाज प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी सुध ली। मायावती ने 2007 के चुनाव में जब सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी तो उसमें मुस्लिम पसमानदा समाज के लोगों को भी जोड़ा था, मगर उनके सरकार में आने के बाद भी इस समाज के लोगों को लगा कि वो हाशिए पर ही हैं। उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। बसपा में भी मुस्लिमों के उच्च वर्ग के नेता ही राज कर रहे थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज ने फिर से समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। उस साल सपा ने राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसी की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई तो कोई 2-3 मिनट लेट से पहुंचे। किसी के साथ यह हो गया और किसी के साथ वह। बहाने तरह तरह के हैं, लेकिन हकीकत यह है कि विश्वास मत के दौरान कांग्रेस के 1-2 नहीं बल्कि 11 विधायक सदन से गायब हो गए। यह महज संयोग नहीं कहा जा सकता। इस घटना से कांग्रेस में हड़कंप है। वजह यह कि इसके संकेत बड़े हैं कि कहीं देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस में कोई खेल न कर दें। एकनाथ शिंदे ने भी विश्वास मत जीतने के बाद यह कहा कि सरकार बनाने के असली कलाकार देवेंद्र फडणवीस हैं, जिनकी रणनीति के सामने शरद पवार की जेम्स बॉन्ड सोनिया गांधी भी फेल हो गई। नहीं तो शरद पवार ने खेल करने के लिए गोवा के उस होटल तक सोनिया गांधी को पहुंचा दिया था जहां एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायक ठहरे हुए थे। यही वजह है कि विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित 11 कांग्रेस विधायकों के फ्लोर टेस्ट में अपना वोट डालने में विफलता के कारण पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं ने चिंता जताई और उनकी लापरवाही और अनौपचारिक व्यवहार पर सवाल उठाया। स्पीकर के चुनाव के दौरान एमवीए को जहां 107 वोट मिले थे, वहीं फ्लोर टेस्ट के दौरान गठबंधन की संख्या गिरकर 99 हो गई। चौहान के अलावा जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनमें प्रणति शिंदे, जितेश अंतापुरकर, विजय वड्डेतीवार, जीशान सिद्दीकी, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू आवले, मोहन हंबरदे, शिरीष चौधरी और माधव राव जावलगांवकर हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि उनमें से कुछ अन्य दलों के संपर्क में हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों के इस समूह द्वारा आकस्मिक व्यवहार बहुत चौंकाने वाला है। यह उनकी लापरवाही को दर्शाता है। महाराष्ट्र के प्रभारी एच.के. पाटिल ने कहा कि 8 विधायक देर से आए और लॉबी में इंतजार करने लगे। इनमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। वे बारिश और ट्रैफिक में फंस गए होंगे। कभी कभी अपरिहार्य कारण होते हैं। अशोक चव्हाण ने कहा कि हमें 2 या 3 मिनट की देर हुई थी। उन्होंने गेट बंद कर दिया। कोई बेईमानी का खेल नहीं है। हम ट्रैफिक में फंस गए थे। एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने तैयारी की कमी को जिम्मेदार ठहराया। हमारा व्हिप और बैठकें नहीं हुई और यह सदस्यों के गंभीर नहीं होने के कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कोई रणनीति नहीं बनी थी और सदस्यों की उपस्थिति का समन्वय और निगरानी करने वाला कोई नहीं था। बांद्रा के विधायक सिद्दीकी ने कहा कि कुछ भ्रम था और हमने सोचा था कि पहले बहस होगी और फिर मतदान होगा, लेकिन पहले मतदान शुरू हुआ। कोई सीएलपी मीटिंग नहीं थी और हमें 11 बजे पहुंचने के लिए कहा गया। ट्रैफिक की वजह से मैं 5 मिनट देरी से पहुंचा और हम लॉबी में थे। हमने स्पीकर को अंदर आने की अनुमति देने के लिए एक नोट भेजा क्योंकि मतदान शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एमपीसीसी की कार्यकारी अध्यक्ष प्रणति शिंदे ने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं थी, मेरे पास काम था और मैंने पार्टी को अपनी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच ठन गई है। आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी के हारने के बाद से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर बार बार हमले कर रहे हैं। राजभर कभी अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलने की सलाह देते हैं तो कभी उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं, यह कहकर कि वे तो मुलायम सिंह यादव की वजह से सीएम बन गए। राजभर के हमलों से परेशान अखिलेश ने अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और राजभर पर तगड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने 2024 के आम लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राजधानी लखनऊ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जहां योगी सरकार पर निशाना साधा, वहीं सहयोगी दलों को भी नहीं बख्शा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हमारे सहयोगी भी कहां से ऑपरेट हो रहे हैं कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मायावती के साथ पिछले लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बसपा को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि अब तो राष्ट्रपति का चुनाव भी खत्म हो गया। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बसपा के समर्थन पर निशाना साधा था। ओम प्रकाश राजभर ने उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एसी कमरों में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। उन्होंने अखिलेश को जमीन पर उतरने की सलाह दी थी। इसके बाद बलिया के रसड़ा में राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव अपने पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की वजह से ही मुख्यमंत्री बने थे। इन बयानों के बाद अखिलेश की यह पहली प्रतिक्रिया थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना की नई सरकार बनने के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से पता चल रहा है कि किस तरह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार राष्ट्रवादी भावनाओं और हिंदू प्रतीकों को हाशिए पर ढकेल रही थी और उन पर प्रतिबंध लगा रही थी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया कि उद्धव ठाकरे के राज में हमारे शिवसैनिक हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे और वीर सावरकर के बारे में भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में थी। और यह बात तो जग जाहिर है कि शरद पवार की एनसीपी और गांधी वाड्रा की कांग्रेस को हिंदुत्व और राष्ट्रवादी चीजों से कितनी नफरत है। वहीं शिंदे ने आगे कहा कि शिवसैनिकों का पिछले 2.5 वर्षों में सबसे खराब अनुभव रहा। हम शिवसैनिकों को हिंदुत्व या वीर सावरकर के बारे में बोलने से रोक दिया गया था। 2.5 साल में कई बार कांग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान किया था, लेकिन हमें कांग्रेस के खिलाफ बोलने नहीं दिया गया। हम शिवसैनिकों ने पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ झेला है। इतना ही नहीं, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसैनिकों को चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा दाऊद के साथ संबंध रखने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया। उन्होंने दोहराया कि जिन शिवसेना नेताओं ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया वे शिवसेना का हिस्सा थे, बाला साहब की शिवसेना का हिस्सा थे। शिंदे ने कहा, हम बाला साहब और आनंद दीघे के सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, न कि सत्ता के बारे में। हम उनके विचारों के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह कभी सत्ता नहीं चाहते थे, वह हमेशा से शिवसेना और भाजपा को गठबंधन में रखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना से उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहती थी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनने के बाद पार्टी ने उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और फिर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को लताड़ लगाई और कहा कि इसने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया, जिन्होंने खुद भाजपा के साथ गठबंधन किया था। गौरतलब है कि शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना कभी भी शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। शिंदे ने पिछले 2.5 सालों में शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की नीतियों का अनादर करने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को लताड़ लगाई। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक मत हासिल करते हुए राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट के दौरान 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 164 वोट हासिल किए और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को केवल 99 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सिर्फ कुछ दिनों पहले की बात है जब पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायकों के वेतन पेंशन में कटौती करने के अपने फैसले पर देश भर में अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री और विधायकों का वेतन 2.5 गुना बढ़ा लिया है। राजनीति में इस तरह का डबल स्टैंडर्ड बिरला ही देखने को मिलेगा। दरअसल सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करना और नैतिकता के पैमाने पर खुद को सबसे ऊपर दिखाना, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाना और वही करते रहना जो बाकी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, यही आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की कहानी है। पहले कहते थे कि ना गाड़ी लेंगे ना बंगला, सिर्फ जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन अब वो अपने सारे वादे भूलकर केजरीवाल और उनके विधायक अपनी तिजोरी भर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित विधायकों, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की सैलरी बढ़ाने वाले विधेयक को पास कर दिया गया है। विधायकों के वेतन में 2.5 गुना इजाफा किया गया है। इसी के साथ उनके वेतन में 66% बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। इस बढ़ोतरी से विधायकों का मूल वेतन 12,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगा। दूसरे भत्तों को मिलाने पर यह आंकड़ा लगभग 90,000 रुपये तक पहुंचेगा।
जबकि अभी विधायकों का वेतन भत्ता 54,000 रुपये है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब तक वेतन और भत्ते मिलाकर हर महीने 72,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़कर 1.70 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजनीति में प्रमोशन बेहद जरूरी है और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है वेतन। इस तरह एक विधायक के कुल वेतन भत्ते को मासिक तौर पर 54,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 90,000 रुपये कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें उन करदाताओं को धन्यवाद करना चाहिए जिनके रुपयों से हमें वेतन मिलता है और इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। संसदीय मामलों, न्याय और कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने इस संशोधन बिल को टेबल पर रखा। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि लोगों के पास उनकी जरूरतों से थोड़ी अधिक आय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की सफलता प्रतिभा की गुणवत्ता से निर्धारित होती है और प्रतिभा को बनाए रखने में रुपया अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ। 7 साल पहले केंद्र सरकार को इस संबंध में कुछ आपत्तियां थीं, जिन्हें समाविष्ट करने के बाद दिल्ली विधानसभा ने फिर से इस बिल को पास किया है। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार की भी मंजूरी इसे जल्द ही मिल जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने सबसे पहले 3 दिसंबर 2015 में विधायकों के वेतन और भत्तों में संशोधन का विधेयक केंद्र सरकार को भेजा था। उसमें विधायकों का बेसिक 12,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। वहीं भत्ते के साथ यह आंकड़ा 2.10 लाख रुपये हो रहा था। उस वक्त इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया था। केंद्र का कहना था कि वेतन वृद्धि का यह प्रस्ताव नियम संगत नहीं है। इस बारे में केंद्र ने दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव भी दिए थे। अब इसे संशोधित कर दोबारा सदन में पास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की बर्बादी की कहानी अब खुलकर सामने आने लगी है। बागी विधायक पहले दिन से ही उद्धव ठाकरे के करीबियों पर हमलावर रहे हैं। संजय राउत का तो नाम लेकर बागियों ने हमले किए। अब बागी गुट ने साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे को घेरे रहने वाले 4 लोगों की मंडली की वजह से बगावत हुई। इस मंडली में कौन वे 4 लोग हैं, उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि संजय राउत और अनिल परब का नाम उन चारों में शामिल है, जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिन गई और पार्टी तहस नहस हो गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार के आसानी से विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद विधायक रमेश बोरनारे ने कहा कि शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से शिवसैनिक खुश हैं। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या पिछले 2.5 साल तक ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके निर्वाचन क्षेत्र का विकास कार्य बाधित हुआ था। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि उल्लेखनीय रूप से 50 विधायक साथ छोड़ शिंदे के पक्ष में आ गए, लेकिन मैं इस स्थिति के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार नहीं मानता। इसके लिए उनके चारों ओर मौजूद 4 लोगों की मंडली जिम्मेदार है। बोरनारे ने कहा कि शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे हमारे आदर्श हैं और हम ठाकरे परिवार को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह शिंदे गुट से जुड़े ताकि वैजापुर के 5 अहम मुद्दों का समाधान किया जा सके। बोरनारे ने कहा कि अगर इन मुद्दों का समाधान नहीं होता तो मतदाता मुझे वर्ष 2024 के चुनाव में माफ नहीं करेंगे। शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों के गुवाहाटी में डेरा डालने के दौरान औरंगाबाद में उनके खिलाफ हुए प्रदर्शन का संदर्भ देते हुए बोरनारे ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों को भ्रमित किया गया था। पिछले महीने शिंदे ने शिवसेना के खिलाफ बगावत कर दी थी। पार्टी के अधिकतर विधायक उनके पाले में चले गए, जिस वजह से ठाकरे नीति महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। ठाकरे के इस्तीफे के एक दिन बाद शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मामला अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा जख्म बन गया है जो वक्त बेवक्त उन्हें दर्द दे जाता है। विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर केजरीवाल के जख्म हरे हो गए तो उन्होंने फिल्मी डायलॉग के सहारे भाजपा पर हमला बोला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की हवा खा रहे सत्येंद्र जैन की आम आदमी पार्टी पूरी बेशर्मी से बचाव कर रही है। इसीलिए पकड़े जाने के बावजूद उन्हें अब तक मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। केजरीवाल का दूसरा जख्म एमसीडी का चुनाव है तो उन्होंने उस पर भी अपने विचार रखे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि ये फंड का रोना रोते रहते हैं, हमने सारे फंड दे दिए, लेकिन अब केंद्र के अधीन आ गई है एमसीडी, अब उनसे लो फंड, सेंटर से ले आओ फंड, अभी भी ये कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। केजरीवाल ने कहा कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है। शशि कपूर कहते हैं मेरे पास मां है। आज भाजपा वाले धमकी देते हैं कि हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है।
दिल्ली की जनता कहती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि देश के लिए एक काला दिन था जब न केवल इस देश बल्कि पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा देने वाले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन लोग अब भी उन पर विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि वह ईमानदार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ये विपक्ष कहते थे कि दिल्ली के शिक्षक पढ़ाते नहीं थे। ये वही टीचर हैं, हमने इन्हें नहीं बदला है, इन्होंने क्रांति करके दिखाई है। एक बार एमसीडी हमारे हाथ में आ जाए तो यही सफाई कर्मचारी पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली का नाम रोशन करके दिखाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब चल रहा है कि कभी चुनाव नहीं होंगे, विधानसभा खत्म, फुल यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। ये गुंडागर्दी ही तो है। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर रहे हो। आप भी कल नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन आपके बच्चे गाली देंगे कि मेरे बाप ने सदन में खड़े होकर कहा था जनतंत्र खत्म कर देना चाहिए इस देश से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस पार्टी की सहयोगी और उसके साथ मिलकर तमिलनाडु में सरकार चला रही द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके के दिग्गज नेता ए राजा ने भारत से टूटकर अलग होने की मांग कर दी है। डीएमके सांसद ए राजा ने केंद्र को चेतावनी दी है कि हम फिर से भारत से अलग तमिलनाडु की मांग के लिए मजबूर न किया जाए। सांसद ए राजा ने नमक्कल में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम एमके स्टालिन के सामने अलग तमिलनाडु की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि जब तक तमिलनाडु को स्वायत्तता नहीं मिल जाती उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सांसद ने आगे कहा कि हम तमिलनाडु की सत्ता में हैं और ये बात हम सत्ता के अभिमान में आकर नहीं कह रहे हैं। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की सभा में बोलते हुए ए राजा ने कहा कि डीएमके ने अलग तमिलनाडु का आह्वान छोड़ दिया है और राज्य की स्वायत्तता के लिए आया है, लेकिन हमारे वैचारिक गॉडफादर पेरियार ने अपनी मृत्यु तक अलग तमिलनाडु की मांग की। हालांकि हमने उस मांग को दरकिनार कर दिया और देश की अखंडता और लोकतंत्र के लिए संघवाद को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं बेहद विनम्रता से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध कर रहा हूं कि वे हमें एक बार फिर से अलग तमिलनाडु की मांग को उठाने के लिए मजबूर न करें, कृपया हमें राज्य की स्वायत्तता दें। गौरतलब है कि ये राजा नीलगिरी मतदाताओं के लिए संसद सदस्य और डीएमके के उप महासचिव हैं। राजा एक स्वतंत्र तमिलनाडु की वकालत कर रहे थे जिसकी शुरुआत पेरियार ने की थी। पेरियार को द्रविड़ आंदोलन का जनक माना जाता है। वहीं ये राजा मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी थे। उसी समय 2G स्पेक्ट्रम धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार में डीएमके के साथ कांग्रेस भी भागीदार है और राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत ब्रिटेन जैसे राष्ट्र की तुलना में यूरोपीय संघ की तरह राज्यों के संघ की तरह है। इसीलिए ए राजा का विचार भी राहुल गांधी की टिप्पणी जैसा ही है। वहीं पिछले कई महीनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत देश को लेकर एक ऐसे विचार को बढ़ावा दे रहे हैं जो इसे एक राष्ट्र की बजाय राज्यों के संघ के रूप में दिखाता है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत को हमारे संविधान में एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि भारत के नाम से जाने जाने वाले राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं ए राजा तमिलनाडु की पूर्ववर्ती अन्ना द्रमुक सरकार पर भी लगातार हमले करते रहते थे। बीते साल उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक सरकार केंद्र की गुलाम है। लेकिन ए राजा को समझना चाहिए कि अन्ना द्रमुक ने कभी भारत देश तोड़ने की बात नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।